इफ़ यू आर द वन हु इज़ न्यू टू आरबीआई और आपको इस एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा नहीं पता है और आप स्क्रैच से जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, जैसे कि ये एग्ज़ाम रेगुलर है या नहीं, इस एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल कितना है भैया, मतलब कोई आईआईटी जैसा है, यूपीएससी जैसा है, अलग है। कंपटीशन कितना है इस एग्ज़ाम में, इस एग्ज़ाम का एग्जैक्ट पैटर्न क्या है, कितने टाइम में प्रिपरेशन हो सकती है, इफ़ेक्टिवली कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, किन सोर्सेज से प्रिपेयर कर सकते हैं, ये मैं सारा कुछ बताऊंगा। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दिस, बिकॉज ये जाने बिना आप पहले डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे एग्जाम आपके लिए है या नहीं, और अगर है भी तो उसकी तैयारी कैसे करनी है ये आपको इस वीडियो से पता लग जाएगा। ये वीडियो हमारा ए टू जेड सीरीज का पार्ट है, जिसमें हमने अलग अलग एस्पेक्ट्स को अलग अलग वीडियोस में डिस्कस किया है। आज का वीडियो जेड से है, 0 to 100। तो आप बाकी सारी वीडियोस देखना चाहते हैं, देन द लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट ऑफ ऑल दिस वीडियोस इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। एंड बिफोर आई गो हेड, जस्ट वन मोर इन्फॉर्मेशन, देयर इज अ फ्री कोर्स फॉर आरबीआई। अब ये फ्री कोर्स का मतलब ये नहीं है दैट वी आर गिविंग यू एंटायर कोर्स फ्री, रेदर दिस फ्री कोर्स इज अ काइंड ऑफ अ स्टार्टर पैक फॉर यू विच कैन गेट यू स्टार्टेड। तो आपके बहुत सारे डाउट्स होते हैं पैटर्न को लेकर कि भैया पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है एग्ज़ाम के लिए, कौन एलिजिबल है, कौन दे सकता है, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये सारे डाउट्स आपको इस फ्री कोर्स में, काफ़ी वीडियोस हैं उसके थ्रू क्लियर हो जाएंगे। काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं सर एफएम यानी कि फाइनेंस और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट हैं, इनकी तैयारी कैसे करनी है, कितनी डेप्थ में पढ़नी है, कौन से सोर्सेज से करनी है। तो ये भी सारे वीडियोस आपको दिए हुए हैं इस फ्री कोर्स में, जिससे आपको पूरी गाइडेंस मिल जाएगी, और बहुत सारा सैम्पल मटेरियल है इस कोर्स में, जिसको देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो हम आपको कैसे पढ़ाएंगे, कि आपको समझ भी आएगा या नहीं, कितना डेप्थ में पढ़ाएंगे, टीचर्स कैसे हैं, कि आप कनेक्ट कर पा रहे हैं नहीं, तो वो सारी चीज़ें आप इस फ्री कोर्स के थ्रू देख सकते हैं, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि आप हमारे कोर्स में आना चाहते हैं या नहीं। चलिए अब शुरू करते हैं जीरो से लेकर आरबीआई के बारे में जानना। तो आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम है क्या? देखिए, आरबीआई स्टैंड्स फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विच इज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया विच रेगुलेट्स द बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर के जितने भी लाइसेंस हैं, पॉलिसी ट्रांसमिशन, मतलब जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट जो भी होते हैं वो आरबीआई डिसाइड करता है। तो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल एंड पावरफुल बॉडी है ये। मैं देख सकता हूँ कि इसके बिना हमारा इकोनॉमी चल ही नहीं सकता। दिस इज द लाइफ लाइन ऑफ आवर नेशन। अब ग्रेड बी एग्जाम क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ग्रेड ए पोस्ट होता है, ग्रेड बी पोस्ट होता है, ऐसे करते करते डी, ई, एफ, ऐसे ऐसे करके, तो ऐसे आपकी सीनियरिटी बढ़ती जाती है, मतलब एफ ज्यादा सीनियर है, ई कम सीनियर है। तो एक ग्रेड बी लेवल का पोस्ट है जहां पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, ठीक है, मतलब डायरेक्ट एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है और उसके थ्रू ग्रेड बी लेवल पे रिक्रूट किया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि काफ़ी लोग इसको यूपीएससी से कंपेयर करते हैं, वैसी एक पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब तो नहीं है, बट दिस विल गिव यू अ गुड सैलरी, रिस्पेक्ट and learning opportunities, and it's a very good career path, I would say, better than banking, which most of the people fear कि यार उसमें वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है। अब क्या ये रेगुलर एग्जाम है? देखिए, देर इज नो फिक्स साइकिल फॉर दिस एग्जाम, देर इज नो फिक्स कैलेंडर दैट एवरी ईयर दिस ईयर द नोटिफिकेशन विल कम एंड एग्जाम विल हैपन। सो दैट इज अ वेरी रिमोट चांस दैट एग्जाम माइट नॉट हैपन एनी ईयर, ठीक है, क्योंकि एक फिक्स कैलेंडर नहीं है। बट आई हैव बीन फॉलोइंग दिस एग्जाम सिंस 2012 एंड देयर हैज बीन रेगुलर नोटिफिकेशंस फॉर दिस एग्जाम सिंस 2012 एक्सेप्ट इन 2020 व्हेन इट वाज अ कोविड ईयर। अब मैं बात कर रहा हूँ आरबीआई ग्रेड बी की। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इस साल ग्रेड बी नहीं, शायद ग्रेड ए आ सकता है। सो दैट्स अ पॉसिबिलिटी। आई विल नॉट डिस्कस ऑन दिस फर्दर, बिकॉज इसके बारे में जब तक कोई एक्शन नहीं होगा, इवेंट नहीं होगा, वी कैन नॉट कन्फर्म कि ग्रेड ए आएगा नहीं। बट अगर आ गया, आई वुड स्टिल से दैट व्हाट यू वुड रीड फॉर ग्रेड बी वुड बी रिलेवेंट, बट दैट्स अ सेपरेट सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये एग्जाम रेगुलर है अगर हम हिस्ट्री को देखें। अब मोटिवेशन क्या होती है बच्चों की? जैसा मैंने बताया, मेनली लोग सैलरी को लेकर मोटिवेशन होते हैं, लेते हैं कि भैया सैलरी इसकी 30 से 32 लाख है। बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू कि ये तो सैलरी की आप बात देख रहे हैं, बट यू शुड ऑल्सो रियलाइज कि जो इसमें कंपटीशन है वो इतना है कि लेस देन 1% विल टेस्ट द सक्सेस। आई वुड से मे बी नॉट इवन 1%, 0.2% पीपल
will be finally getting selected out of the total appearing for the exam. तो सिर्फ सैलरी को मत देखो, कंपटीशन को भी देखो, and don't just go for salary. I think you can earn even more in the private sector if you only want the salary. Rather, if you want to work for the country, if you want to do something where you want to get respect from the society and have some good learning opportunities in the banking and financial sector, then this job is for you. Just not base your decision merely based on the salary. डिफिकल्टी लेवल क्या है एग्जाम का? देखिए, एग्जाम आसान तो बिल्कुल नहीं है, बट ये एग्जाम दो फेज में होता है, फेज वन एंड फेज टू, और एक इंटरव्यू भी होता है। मेरे हिसाब से ये वाला फेज, फेज वन ज़्यादा डिफिकल्ट है इन टर्म्स ऑफ जो क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल है, क्योंकि फेज वन में आपको क्वांट और रीजनिंग सब्जेक्ट्स आते हैं, और सब्जेक्ट्स भी आते हैं, मैं पैटर्न बाद में बात करूंगा। But quant and reasoning are really tough. You need to prepare really hard. मतलब I have seen even students who have passed out of IIT struggling to get good marks in quant and reasoning just because they would not have prepared for it thinking कि यार ये तो हो जाएगा। तो इसको बहुत अच्छे से करना है, इसका डिफिकल्टी लेवल हाई रहता है। फेज टू मैं बोलूँगा रिलेटिवली, मतलब देखिए आसान नहीं है, बट इसमें कुछ ऐसा नहीं पढ़ना है कि यार फिजिक्स है कोई बहुत मुश्किल है, या कोई बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि यूपीएससी में होते हैं। तो मेरे हिसाब से डिफिकल्टी लेवल इतना नहीं है अगर आप टाइमली प्रिपरेशन करें, सही टाइम देकर पढ़ें, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, दो यू वुड हैव टू रीड द ब्रेथ ऑफ द टॉपिक्स, वो कहीं से भी पूछ सकते हैं। बट फेज वन में आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। और इंटरव्यू तो इट्स अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, इट्स ऑलवेज टफ इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल अबाउट योर सेल्फ, अगर आप अपने बारे में ही नहीं जानते हैं। तो ये डिफिकल्टी लेवल के बारे में हो गया। नाउ इसको प्रिपेयर करने के लिए कितना टाइम लगता है? सी अगेन दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच एप्टीट्यूड यू हैव, how much focused you can be, and how much I would say, uh, how much aptitude, how much focus, and how much smart work you can do. तो बहुत सारे factors हैं। Somebody might prepare in 4 months, somebody might not be able to prepare in 1 year also. So there is no general timeline that I can give you, but I would say कि 6 months is a good bet अगर आप स्मार्टली प्रिपेयर कर सकते हो और 5 आवर्स डेली पढ़ सकते हो, इतना तो लगाना ही पड़ेगा यार, ठीक है। और अगर आपको लगता है दैट आई कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड थिंग्स क्विकली, आई नीड टाइम टू रीड, आई रीड स्लोली एंड आई विल हैव डिस्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग माई रीडिंग टाइम, देन आई वुड से 1 year is the time that you should be aiming for reading 5 to 6 hours daily. काफ़ी लोग 2-3 मंथ्स में भी तैयारी करके ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, but then they have some relevant background. Say they would have a UPSC background, or they would have prepared for banking exams a lot in the past, या किसी का MBA बैकग्राउंड है। सो ऑल दीज बैकग्राउंड्स एड रेलेवेंसी टू योर नॉलेज, क्योंकि यही चीज़ें आरबीआई में पूछी जाती हैं, तो वो जल्दी तैयारी कर लेते हैं। बट फॉर somebody who is not having any of this background, I would say ये प्लान आप लेकर चलिए, डिपेंडिंग अपॉन योर एप्टीट्यूड, योर how much you are focused and how much smart work you can do. अब तैयारी के बारे में बोलूँ तो रेदर देन सजेस्टिंग यू कि यार ये किताबें पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, वो मैं बताऊंगा, बट मैं आपको 2-3 चीज़ें ज़रूर बताऊंगा जो काफ़ी लोग करते नहीं है, पता है तो फिर भी नहीं करते। पास्ट ईयर पेपर्स को अच्छी तरह चाट लो। whenever you are reading any chapter, go through the past year questions, that will give you idea what type of questions are coming. After doing a chapter, try to solve the past year questions, that will give you a further idea whether you have read the chapter in the right context or not, because if you would have, you would be able to solve the questions. You must make newspaper reading as a habit, if not the entire newspaper, at least the editorial part, because this exam is a current affairs heavy exam, और डिस्क्रिप्टिव में एडिटोरियल्स बहुत काम आएंगे अगर आप एडिटोरियल्स को अच्छे से पढ़ के जाओगे। थर्ड इज अबाउट दी मॉक टेस्ट। काफ़ी लोग प्रिपेयर बहुत कर लेते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट परफॉर्मिंग इन अ लिमिटेड टाइम अंडर एंजाइटी एंड बीइंग सेलेक्टिव इन पिकिंग अप द क्वेश्चंस एंड सॉल्विंग देम। ये स्किल सिर्फ किताबें पढ़ के नहीं आएंगी, ये स्किल्स यू विल लर्न इफ यू विल सॉल्व लॉट ऑफ मॉक टेस्ट, देन यू विल रियलाइज कि यार और चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं। तो मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा देने चाहिए। पढ़ाई में चाहे 10% सिलेबस छोड़ दो, बट मॉक टेस्ट अच्छे से दो। अब और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। इस एग्जाम का जो पैटर्न है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 phases: फेज वन, फेज टू एंड इंटरव्यू।
फेज वन क्वालिफाइंग है, द मार्क्स फॉर फेज वन इज नॉट काउंटेड इन द मेरिट लिस्ट। फेज टू और इंटरव्यू के मार्क्स जोड़कर फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। फेज वन का पैटर्न अगर मैं बताऊं तो इसमें आपका एक ही पेपर होता है और इसमें 4 सेक्शन आते हैं, जीए, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट। इंग्लिश और क्वांट ये दोनों 30 मार्क्स के हैं एंड 25 मिनट्स ईच। रीजनिंग 60 मार्क्स का है एंड 45 मिनट्स फॉर रीजनिंग। और जीए का सबसे ज़्यादा वेटेज है 80 मार्क्स का, 25 मिनट्स आपको जीए सेक्शन के लिए मिलते हैं। इस पेपर में क्वांट और रीजनिंग काफ़ी डिफिकल्ट आते हैं, तो दीज सेक्शंस आर नॉट दैट मच स्कोरिंग। ठीक है, तो आपको जो अच्छा स्कोर करना है वो जीए सेक्शन में करना है ताकि आपका ओवरऑल कट ऑफ क्लियर हो जाए। वैसे इस पेपर को क्लियर करने के लिए आपको एक सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना होगा। दैट सेक्शनल कट ऑफ would be the minimum marks you would be required to get in each of these 4 sections, and that varies each year depending upon the difficulty level। ये फिक्स नहीं है। उस सेक्शनल कट ऑफ के अलावा आपको एक ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना होगा, एंड दैट ओवरऑल कट ऑफ इज नॉट जस्ट द सम ऑफ सेक्शनल कट ऑफ। चारों सेक्शनल की सेक्शनल कट ऑफ का सम करेंगे, उससे भी ज्यादा ओवरऑल कट ऑफ होगी, एंड दैट आल्सो वेरीज ईच ईयर डिपेंडिंग अपॉन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। तो ज्यादातर क्वांट और रीजनिंग में सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर लें यही टारगेट रहता है, बट ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करने के लिए जीए पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है। देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 ऑल्सो। तो अभी हम फेज वन की थोड़ी स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। इफ आई टॉक अबाउट क्वांट, सी द क्वांट दैट यू गेट हियर इज ऑफ हाई लेवल। तो काफ़ी लोग बैंकिंग में क्लरिकल या आरआरबी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, उस लेवल का क्वांट नहीं आता है। यहाँ पे आप कम से कम लेके चलिए एसबीआई पीओ मेंस लेवल का क्वांट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा आरबीआई फेज वन के लिए। क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी या कॉम्प्लेक्स आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं अपने सामने। इट हैज़ लॉट ऑफ वेरिएबल्स z x plus z y in a table, and it's not easy to even start this question, so that will require a lot of effort to understand this and solve this। तो बेसिक कॉन्सेप्ट से पेपर नहीं क्लियर होने वाला है। यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑन दीज टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट हैवी क्वेश्चंस और कैलकुलेशन हैवी और टाइम हैवी क्वेश्चंस। तो क्वांट में जो मैं स्ट्रैटेजी हमेशा बच्चों को बताता हूँ कि देखो, क्वांट में आपको 25 मिनट में 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। आप इतने टाइम में 30 क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर सकते हो। एट दी मैक्स यू वुड बी एबल टू सॉल्व और रेदर पिक अप 15 क्वेश्चंस। 30 क्वेश्चन तो आप पढ़ भी नहीं पाओगे, 15 से ज़्यादा इम्पॉसिबल है, मैं तो 10 ही बोलूँगा। सो आपको शायद सारे टॉपिक करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट पिक अप सम लिमिटेड टॉपिक्स। एटलीस्ट पहले तो लिमिटेड टॉपिक्स अच्छे से कर लो, बाद में टाइम मिलेगा तो और टॉपिक्स कर लेना। तो मैं कुछ प्रायोरिटी टॉपिक्स बताता हूँ जो आपको शायद कर लेने चाहिए। टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, परसेंटेजेस, रेशो प्रपोर्शन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, प्रॉफिट लॉस इंटरेस्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको प्रायोरिटी पे कर लेने चाहिए, सो दैट आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लो। इसमें आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, से 250 क्वेश्चंस ऑन ईच टॉपिक, एंड दे शुड बी ऑफ डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल्स फ्रॉम लो टू हाई एंड डिफरेंट टाइप्स ऑल्सो, क्योंकि टाइम एंड वर्क में ही जैसे आप लेके चलोगे तो 10-15 टाइप्स हो जाएंगे। और टारगेट स्कोर तकरीबन 8 से 9 लेके चलो, या 8 से 10, मतलब दिस इज 8 to 10 आउट ऑफ 30। दैट्स अ सेफ स्कोर, क्योंकि जो इसमें कट ऑफ है वो आपका से 7 to 10 के बीच में ही जाता है, इफ़ यू सी दी हिस्टोरिकल फिगर्स, और मे बी इवन लेसर। बट अभी आप 7 से 10 का टारगेट लेके चलिए। उसके लिए आई हैव सजेस्टेड यू कि आप ये 8-9 चैप्टर्स बहुत अच्छे से कर लें। ये बुक्स हैं दैट यू कैन यूज़। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कैट बाय अरुण शर्मा, ठीक है, अमेजोन पे अवेलेबल हैं सारी बुक्स। डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए एक अरुण शर्मा की अलग बुक आती है, आप ये देख सकते हैं, और एक आर एस अग्रवाल की बुक आती है, ये भी आप देख सकते हैं। सो दैट विल गिव यू लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस इन दीज बुक्स विच यू कैन प्रैक्टिस। रीजनिंग में भी क्वेश्चंस का लेवल बहुत हाई है। ठीक है, रीजनिंग में अगर मैं बताऊं आपको तो पजल्स बहुत आते हैं। और जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन आया है, सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस आर सिटिंग इन अ रो। मतलब पजल ऐसा है कि नंबर ऑफ पर्संस नहीं बताए गए हैं। पहले ऐसे पजल्स नहीं आते थे, लिखा होता था 8 बंदे हैं, 10 बंदे हैं, सर्टन नंबर के नंबर ही नहीं पता है, चलो भैया सॉल्व करो। सो दीज काइंड ऑफ पजल्स कैन बी रियली कॉम्प्लेक्स। ओवरऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रीजनिंग मुश्किल है। अब रीजनिंग में भी 45 मिनट्स में यू गेट 60 क्वेश्चंस। अब 45 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस नहीं होंगे, मैं बोलूँ तो 25 से 30 क्वेश्चन भी अगर आप उठा के कर लें
दैट्स अ वेरी गुड परफॉर्मेंस. सो आई रिपीट द सेम स्ट्रैटेजी कि आप इसमें सारे चैप्टर्स मत करो, लिमिटेड चैप्टर्स कर लो बट अच्छे से कर लो. और एग्ज़ाम में 60 में से ये 60 मार्क्स के जो क्वेश्चन है इसमें से 30 नंबर के तो पजल्स ही आएंगे और बाकी 30 नंबर के ऑर्डिनरी टॉपिक्स आएंगे. तो जो ये 30 नंबर है ये हमें ज़्यादा अच्छे से टारगेट करने चाहिए फ्रॉम टॉपिक्स लाइक ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, रिवर्स सिलोजिज्म, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, रैंकिंग, इनइक्वालिटी. जो ये 30 नंबर हैं जो पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट से आ रहे हैं, ये मैं बोलूँगा आप सेकंड प्रायोरिटी पे लीजिए. हम इस 30 नंबर को शायद छोड़ नहीं सकते बट वी कैन नॉट फोकस ऑन दीज टॉपिक्स अलोन. काफ़ी लोग क्या करते हैं सर बस यही कर जाते हैं, 30 नंबर के आएंगे. भैया एग्जाम में पजल ना निकला तो लोगों के 15-15 मिनट वेस्ट हो जाते हैं, पजल नहीं निकलता है और फिर पैनिक शुरू हो जाता है. तो एग्जाम में पहले ये क्वेश्चन उठाओ, इन टॉपिक्स को अच्छे से कमांड पे लाओ, फिर टाइम बचा तो इन टॉपिक्स को करो. टारगेट स्कोर आई थिंक 20 से 25 काफ़ी है आउट ऑफ 60. और इसमें भी बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट दीजिए बिकॉज दैट विल हेल्प यू पिकिंग अप द राइट क्वेश्चंस एंड लर्न टू मैनेज टाइम एंड एंग्जाइटी. और लॉट ऑफ क्वेश्चंस आपको चैप्टर वाइज करने हैं, डिफरेंट लेवल और डिफिकल्टी के. ठीक है, इससे आपकी कमांड बढ़ेगी, सिर्फ थ्योरी पढ़कर नहीं चलेगा. और ये दो बुक्स हैं रीजनिंग की, एक आर एस अग्रवाल की वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आती है और एक आर एस अग्रवाल की लॉजिकल रीजनिंग आती है जिसमें हम टॉपिक्स पढ़ते हैं, स्टेटमेंट अजम्पशन. ठीक है, यहाँ पे आप ये वाले टॉपिक्स भी ऐड कर सकते हो, मैंने यहाँ किए नहीं है. जैसे कि स्टेटमेंट अजम्पशन. ठीक है, तो ऐसे इस तरह के वर्बल रीजनिंग पे काफ़ी टॉपिक्स होते हैं, तो वो आपने अच्छे से कर लेने हैं. उसके लिए ये वाली बुक आपने करनी है, लॉजिकल रीजनिंग कैट बाय अरुण शर्मा. इंग्लिश के लिए गाइज आई डोंट थिंक दैट यू कैन वर्क ऑन योर बेसिक्स ऑन योर इंग्लिश नाउ अनलेस एंड अनटिल यू हैव फुल 1 ईयर एट योर डिस्पोजल. तो आप ग्रामर पे ना जाके रिवर्स इंजीनियरिंग करें, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, रीडिंग करें जिससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो. तो बहुत सारे मॉक्स और सेक्शनल टेस्ट दें और देखें किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और उनमें कैसे अप्रोच किया जा सकता है. ये एक अच्छी बुक है, ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश बाय एस पी बख्शी, जस्ट टू गेट यू स्टार्टेड एंड टू इंक्रीज योर वोकैबुलरी यू कैन रीड दिस बुक, वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मल लुइस. इफ फॉर सम रीजन यू फील कि नहीं यार मुझे अपनी ग्रामर पे ही काम करना है, देन रेन एंड मार्टिन अच्छी है. मुझे नहीं पता इसको कैसे पढ़ना है बट ये अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है शायद आपको और भी बोरिंग लगेगी और भी मुश्किल लगेगी. जो हमारा फोर्थ सेक्शन है, ठीक है, हमने 3 सेक्शंस की बात की है यहाँ पे, रीजनिंग, इंग्लिश एंड क्वांट. फोर्थ सेक्शन इज जनरल अवेयरनेस विच आई टोल्ड यू हैज द हाईएस्ट वेटेज एंड दिस सेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू क्लियर द ओवरऑल कट ऑफ. तो जनरल अवेयरनेस में देखिए, सबसे पहले तो काफ़ी लोगों को ये लगता है कि भैया जनरल अवेयरनेस मींस जो नॉर्मल करंट अफेयर्स आते हैं ना हमारे, कि अवार्ड्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ऑबिचुरीज होगी, एमओयूज हो गए, डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ होगी, हरिकेन्स हो गए, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, इंपॉर्टेंट डेज एंड देयर थीम्स. ये करंट अफेयर सिर्फ वो नहीं है, वो भी आते हैं बट सिर्फ ये वाले 15 से 18 नंबर के. बाकी इसमें आपको स्कीम्स पूछी जाएंगी, गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स, आरबीआई की जो रेगुलेशंस बनती हैं, फाइनेंस करंट अफेयर्स, मतलब जो फाइनेंस के टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर्स है, जो इकोनॉमिक्स के टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर्स है, और कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस भी, मतलब जो आपके स्टैटिक नॉलेज पे डिपेंड करते हैं. तो बहुत कुछ आता है, सिर्फ ये नहीं है कि भैया अवार्ड स्पोर्ट्स वगैरह पढ़ गए. अब हमें ये वाले एरिया पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है. आरबीआई नोटिफिकेशंस इन फाइनेंस करंट अफेयर्स, दिस इज वर्थ 30 मार्क्स out of 80. Nearly 40% of your paper is coming from RBI notification and finance current affairs. This is a trend. ये हर साल बढ़ता जा रहा है. दूसरी प्रायोरिटी आपको देनी है रिपोर्ट्स को और ईएसआई करंट अफेयर्स को. ये भी एक ट्रेंड है कि रिपोर्ट्स का वेटेज बढ़ता जा रहा है हर साल. पहले स्कीम्स का वेटेज बहुत होता था, तो स्कीम्स भी हमें छोड़नी नहीं है क्योंकि क्या पता इस बार स्कीम्स आ जाएं. बट गोइंग विद द ट्रेंड मैं बोलूंगा स्कीम्स को प्रायोरिटी 3 पे रखिए. ये स्टैटिक नॉलेज आपकी अगर आप फेज 2 की प्रिपरेशन करेंगे, टू विच आई विल कम इन अ वाइल, ये अपने आप कवर हो जाएगा, ये फेज 2 के सिलेबस से ही आता है. इसको तो बोलूंगा लास्ट प्रायोरिटी रखो, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत आड़े टेढ़े आते हैं, पढ़कर भी नहीं होते हैं, और फेज 2 में ये बिल्कुल नहीं आते ये वाले. और जो ये वाले बाकी हैं, ये सारे ये फेज 2 में भी आ रहे हैं, तो आप फेज 1 के लिए पढ़ेंगे, फेज 2 की भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी.
बहुत सारे लोग पूछते हैं सर करंट अफेयर्स कितने महीने के करने हैं, मैं बोलूँगा 5 फॉर फेज 1, 5 मंथ्स फॉर फेज 1, 6 मंथ्स फॉर फेज 2। अगर आप फेज 1 के लिए 5 महीने पढ़ गए, फेज 1 के बाद फेज 2 में 1 महीना होगा, तो उस 1 महीने के पढ़ने हैं तो 6 महीने फेज 2 के अपने आप हो जाएंगे। इसमें एक्सेप्शन सिर्फ इतनी है कि जो ये रिपोर्ट्स है ना, रिपोर्ट्स, इसको आप फेज 2 के लिए 6 महीने ना करके 9 महीने कर लो, थोड़ा सा आपको रिपोर्ट्स में एफर्ट डालना पड़ेगा। ठीक है। बेस्ट सोर्सेज क्या हैं? वैसे तो ऐसे करंट अफेयर्स का वी कैन नॉट से दैट भाई यहाँ से सारा पेपर आएगा, बट देयर इज अ ट्रेंड विच शोज के पीआईबी एक पढ़ लो, एक आरबीआई वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशंस हैं वो पढ़ लो। दीज टू सोर्सेज नियर अबाउट दे गिव यू 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस इन द एग्जाम। ठीक है। वैसे अगर मैं एरिया वाइज बोलूँ तो स्कीम्स के लिए पीआईबी, पीआईबी पे जितनी स्कीम्स हैं सारी आपने पढ़ लेनी है जो भी न्यूज़ में है। रिपोर्ट्स के लिए देखिए कोई इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रिपोर्ट आती है जैसे बजट इकोनॉमिक सर्वे, वो पीआईबी पे मिल जाएगा। बाकी सारी रिपोर्ट्स हिंदू न्यूज़पेपर में से पढ़ सकते हैं। आरबीआई के रेगुलेशंस के लिए आरबीआई वेबसाइट पढ़िए। फाइनेंस करंट अफेयर्स के लिए लाइमिंट और बिजनेस स्टैंडर्ड। ईएसआई करंट अफेयर्स के लिए हिंदू न्यूज़पेपर एंड पीआईबी वेबसाइट। ठीक है। बाकी ये नॉर्मल करंट अफेयर्स हिंदू न्यूज़पेपर काफ़ी रहेगा। स्टैटिक के लिए आपने फेज 2 का सिलेबस करना है, वहीं से आपका सारा कवर हो जाएगा। ये सोर्सेज के बारे में हो गया। और जीए में ज़्यादातर क्वेश्चंस फैक्चुअल आते हैं। जैसे कि ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मिनिमम लिमिट फॉर बल्क डिपॉजिट फॉर लोकल एरिया बैंक्स। नंबर बेस्ड है, फैक्ट याद होना चाहिए। व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिपॉजिट ड्यूरेशन फॉर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। ठीक है, नंबर बेस्ड है। तो इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मेनी ऑफ यू माइट बी अपीयरिंग इन यूपीएससी, उनके लिए मैं बता दूं कि भैया यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं, फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़े भी हैं, आप उनको रीओरिएंट करिए फैक्ट के बेस पे। अब फेज 2 पे आते हैं। फेज 2 में आपके 3 पेपर होते हैं। पेपर 1 इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, जिसको हम ईएसआई भी बोलते हैं। पेपर 2 इज इंग्लिश एंड पेपर 3 इज फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, जिसको हम एफएम भी बोलते हैं। ये तीनों पेपर्स का वेटेज 100 मार्क्स है, टोटल 300 है। फेज 2 का 75 इंटरव्यू का वेटेज है। 375 में से यू विल हैव योर फाइनल मेरिट लिस्ट। पेपर 1 और पेपर 3 में 50% ऑफ योर पेपर इज ऑब्जेक्टिव टाइप, दैट इज एमसीक्यू बेस्ड, एंड 50% ऑफ योर पेपर इज डिस्क्रिप्टिव, जिसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे। तो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव पेपर में यू विल गेट 6 क्वेश्चंस, आउट ऑफ दैट यू विल हैव टू डू 4 क्वेश्चंस। 4 में से 2 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क, 10 मार्कर्स, मतलब 10 इंटू 2 20। 2 क्वेश्चन होंगे 15 मार्कर, 15 इंटू 2 30, मतलब टोटल 50 बन गया। ठीक है। सो पेपर 1 और पेपर 3 का सेम पैटर्न है, 50% ऑब्जेक्टिव, 50% डिस्क्रिप्टिव। पेपर 2 इंग्लिश इज टोटली डिस्क्रिप्टिव, वहां पे आपको 100% डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा। दे विल आस्क यू एसे, प्रेसिएंट कॉम्प्रिहेंशन, 3 क्वेश्चंस दे विल आस्क यू। सो दिस इज द पैटर्न ऑफ फेज 2, एंड यू कैन गिव बोथ फेज 1 एंड फेज 2 इन हिंदी ऑल्सो। ठीक है। तो वो अगर आप हिंदी मीडियम से, आप हिंदी में भी दे सकते हैं। बट फेज 1 में जो इंग्लिश सेक्शन है और फेज 2 में जो इंग्लिश का पेपर है, वो तो इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। सो अभी हम एक एक करके इनकी स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एफएम फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, फिर ईएसआई की, एंड देन इन दी लास्ट वी विल मूव ऑन टू द इंग्लिश पार्ट। तो एफएम मतलब फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। अब फाइनेंस एंड मैनेजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सब्जेक्ट्स। ये एक पेपर है लेकिन इसमें 2 सब्जेक्ट्स हैं भैया, एक तो मैनेजमेंट है, एक फाइनेंस है। पेपर में ऑलमोस्ट दोनों 50 मार्क्स के आते हैं। पेपर में ऑलमोस्ट दोनों 50 मार्क्स के आते हैं। सबसे पहले हम मैनेजमेंट की थोड़ी सी स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैनेजमेंट में कुल मिला के 12-13 टॉपिक्स हैं। अगर आप सिलेबस देखेंगे, सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। मैनेजमेंट इज सच अ स्कोरिंग सब्जेक्ट दैट आई वांट यू टू स्कोर से 43 44 आउट ऑफ 50। सो यू कैनॉट अफोर्ड टू लीव एनी चैप्टर। क्वेश्चंस की बात करें तो मैनेजमेंट में 1 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं आपको और 2 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा, जैसे सॉरी 50 मार्क्स का मैनेजमेंट आएगा। ठीक है। अब 50 मार्क्स में से वी कैन एज्यूम कि यार 25 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, 25 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आ जाएगा। ठीक है। जस्ट वाइल्ड गेस, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनमें 1 मार्कर भी आएंगे, 2 मार्कर भी आएंगे। 1 मार्कर क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन जो 2 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं दे आर काइंड ऑफ केस स्टडी बेस्ड। लंबे लंबे पैराग्राफ दिए होंगे, यू वुड हैव टू रीड देम
एंड बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग यू वुड हैव टू आंसर दोस क्वेश्चंस। और कुछ क्वेश्चंस आरसी बेस्ड होते हैं। आरसी बेस्ड यार मतलब पैराग्राफ पढ़ के उसी में से आंसर निकल जाता है। जैसे एक बहुत बड़ा ये एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टाइप था, और इसमें से क्वेश्चन यहीं से आंसर हो रहा था। जैसे कि द पैसेज मेंशंस अबाउट थ्योरीज दैट हैव बीन एक्सपेंडेड बियॉन्ड देयर ओरिजिनल डेवलपमेंट इन रशिया, विच थ्योरी इज बीइंग रेफर टू, यहाँ पे क्लियरली लिखा था वाइगॉत्स्की थ्योरी इनिशियली डेवलप्ड इन रशिया। तो बिल्कुल मतलब ये पैसेज में से उठा के क्वेश्चन दे रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो, इवन यू वुड हैव, इवन इफ यू वुड नॉट हैव सब्जेक्ट नॉलेज। बट ये रिसेंट एडिशन है, शायद अगले साल ना हो, बट ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से हमें करना है। बाकी मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव के लिए ये 3 किताबें हैं दैट आई वुड सजेस्ट। प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट बाय एल एम प्रसाद, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बाय एल एम प्रसाद। ठीक है, ये दोनों बुक्स दे आर ऑफ द सेम ऑथर्स, बट यू वुड हैव टू रीड चैप्टर्स सेलेक्टिवली फ्रॉम बोथ दीज बुक्स बाय मैपिंग देम टू द सिलेबस। एंड दिस इज बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस बाय बी एन घोष। इन टॉपिक्स को आप इस बुक से पढ़कर थोड़ा नेट से भी पढ़ लीजिएगा, दैट वुड बी अ गुड वैल्यू एड। मैनेजमेंट डिस्क्रिप्टिव की अगर बात करें, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैनेजमेंट से डिस्क्रिप्टिव साइड से भी आएंगे, दे आर सुपर इजी। आई वुड से यू डोंट रिक्वायर एनी स्किल टू आंसर देम, यू वुड हैव आंसर दीस टाइप क्वेश्चंस इन योर कॉलेज और स्कूल आल्सो। ठीक है, जैसे सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, डिफाइंस इट, नीड्स एंड प्रिंसिपल्स। मतलब अगर आपने चैप्टर पढ़ा है आप आराम से आंसर कर सकते हैं। What is a channel of communication? Briefly explain different types of communication channels and their importance in organization. तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं, बट आई वुड सजेस्ट दैट टू आंसर देम इन अ मैनर सो दैट यू गेट सम एक्स्ट्रा मार्क्स, यू वुड हैव टू राइट समथिंग इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। जैसे आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में लिख रहे हैं, देन गिव सम एग्जांपल्स कि जैसे येस बैंक क्यों फेल हुआ था, है ना। उसके कुछ और एग्जांपल्स आप देख सकते हैं जहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस लैप्सेस हुए हैं। तो दैट विल गिव एन आइडिया टू द एग्जामिनर कि यार बंदा रिलेट कर पा रहा है। ऐसे ही अगर आप लीडरशिप के बारे में लिख सकते हैं तो आप कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडर्स। जैसे महात्मा गांधी एक कैरिज्मेटिक लीडर्स थे, हेनरी फोर्ड एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर थे। सो इफ यू कैन गिव दोज एग्जांपल्स अगेन, दैट विल कन्वे द सेम टू द एग्जामिनर कि बंदा रिलेट कर पा रहा है। तो ऐसे एग्जाम्पल लिखना बहुत ज़रूरी है टू गेट एक्स्ट्रा मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। बाकी डिस्क्रिप्टिव के लिए आप ये किताबें पढ़ेंगे, यहाँ से हेल्प मिलेगी। साथ में एक स्टीफन पी रॉबिन्स की बुक आती है और निहारिका वोरा। तो निहारिका वोरा इंडियन ऑथर हैं जिन्होंने स्टीफन पी रॉबिन्स के साथ ये बुक मिलकर लिखी है इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि इसमें एग्जांपल्स इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है। सो दिस बुक विल हेल्प यू लर्न सम गुड एग्जांपल्स on the various aspects of management that will help you understand management better, and you will be able to put some good examples in your answers. तो मैनेजमेंट अच्छे से करना है, ठीक है। 50 में से 40 से प्लस मार्क्स हमें यहाँ लाने हैं, ये तो आपको लाने ही लाने हैं। फाइनेंस की बात करूँ तो 50 मार्क्स का पेपर आता है इसका भी राउंड अबाउट। लेकिन फाइनेंस इज नॉट जस्ट अबाउट स्टैटिक पार्ट, मैनेजमेंट इज ऑल स्टैटिक, देयर आर नो करंट अफेयर्स, राइट। मैनेजमेंट में देयर आर नो करंट अफेयर्स। फाइनेंस में देयर आर लॉट ऑफ करंट अफेयर्स, ऑलमोस्ट 50% और आई वुड से 55% ऑफ योर पेपर इज बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स एंड रेस्ट ऑन स्टैटिक। तो फाइनेंस में भी आपका ऑब्जेक्टिव भी आएगा, डिस्क्रिप्टिव भी आएगा। लेट्स अज्यूम इट्स 25 मार्क्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में अराउंड 50-50% स्टैटिक करंट, और डिस्क्रिप्टिव में भी आई वुड से स्टैटिक करंट बैलेंस रहता है या करंट ज़्यादा आ जाता है। तो सबसे पहले वी वुड डिस्कस अबाउट स्टैटिक पार्ट फॉर बोथ ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। तो हालांकि देर इज लॉट ऑफ सिलेबस फॉर फाइनेंस, बट आई वुड से दीज आर दी कोर चैप्टर्स विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड फाइनेंस। काफ़ी लोगों को ना डर लगता है कि फाइनेंस कैसे करेंगे, तो चैप्टर्स बहुत हैं, बट ये शायद कोर चैप्टर्स हैं जिससे फाइनेंस जितना आपको समझना है ना आप समझ जाओगे। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, रेशियोज, कैश फ्लो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स, रिस्क मैनेजमेंट, इन्फ्लेशन, डेरिवेटिव्स, बॉन्ड, फंक्शंस ऑफ आरबीआई, फिस्कल पॉलिसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंकिंग सिस्टम प्लस एनबीएफसीज। तो ये आपके मेन चैप्टर हैं, इसी पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। बाकी चैप्टर्स तो आप आराम से कर लोगे, और इनमें से काफ़ी चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स हैं विच यू कैन लीव और यू कैन जस्ट डू बेसिक न्यूमेरिकल्स, क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहे हैं। क्या आप बाकी चैप्टर्स को भी छोड़ सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दीज? तो बहुत सारे और चैप्टर्स हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो नहीं लिखे हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, डिजिटल पेमेंट्स, आईटी इन बैंकिंग, नॉन बैंकिंग। तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो मैंने नहीं लिखे हैं। तो ये बहुत इजी चैप्टर्स हैं, यू कैन रीड देम इन अ वेरी क्विक मैनर, बट हमें इनको छोड़ना नहीं है, बिकॉज
डिस्क्रिप्टिव पार्ट में खासकर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में तो ज़्यादातर पेपर इन्हीं चैप्टर्स में से आता है जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, but descriptive में you can expect question from anywhere. For example, they can have this question on financial inclusion, that what is financial inclusion and what steps are being taken by RBI for financial inclusion. तो descriptive में you can expect question from anywhere, so do read every chapter, but the chapters which are easy, you can just give them a quick read and try to understand that what are the different things that are being discussed. उससे ज़्यादा वहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं। और ये आपकी कुछ बुक्स हैं, एक इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है मैकमिलन एजुकेशन की, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग एंड अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स। इनको सेलेक्टिवली पढ़ना है। अब ये आरबीआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग तो नहीं बनी है, बट इनमें चैप्टर्स हैं दैट विल हेल्प यू कवर द सिलेबस ऑफ आरबीआई। कुछ टॉपिक्स जैसे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड देयर आर सम चैप्टर्स जो आपको इन बुक्स में भी नहीं मिलेंगे, वो आपको इंटरनेट से पढ़ने पड़ेंगे। अब हम करंट पे आते हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर में अराउंड करंट अफेयर्स आएंगे आपके 12-13 मार्क्स के, और डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी आपके करंट अफेयर्स आएंगे अराउंड 10 से 15 मार्क्स के। तो जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उसमें जो करंट अफेयर्स हैं, आरबीआई और सेबी नोटिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी रिसेंट होंगी से 5 to 6 months बिफोर योर एग्जाम, जो भी रेगुलेशन या नोटिफिकेशंस आई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्कीम्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की कुछ स्कीम्स हैं जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम्स को पढ़ना है। और ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जो हमें बहुत अच्छे से पढ़नी है। इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बाय आरबीआई, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट, रिपोर्ट्स ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग सेक्टर बाय आरबीआई, ठीक है। तो ये हमें अच्छे से पढ़नी है। इन रिपोर्ट्स को हम अगर नहीं अच्छे से करेंगे तो हमारा काफ़ी लॉस हो सकता है एग्ज़ाम में। और ये रिपोर्ट्स डिस्क्रिप्टिव में भी आएंगी, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो मोटा मोटा आरबीआई नोटिफिकेशन, सेबी नोटिफिकेशंस, ये वाली रिपोर्ट्स और कुछ स्कीम्स विच आर रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और फाइनेंस डिस्क्रिप्टिव में एक तो यही रिपोर्ट्स हमें पढ़नी है जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बताई थी। इनमें से एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, इनमें से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इनफैक्ट आता है हर साल इन रिपोर्ट्स में से एक या दो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो ये पढ़ने हैं। साथ में यू वुड ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू रीड द एडिटोरियल्स, ओपिनियन पेज होता है ना न्यूज़पेपर्स में, लाइव मिंट में, इकोनॉमिक टाइम्स में। प्लीज रीड दोज एडिटोरियल्स बिकॉज दे विल हेल्प यू बिल्ड एन ओपिनियन ऑन समथिंग। कि जैसे अगर बजट में टैक्स रेट कम किया गया है या टैक्स स्लैब्स बदली गई हैं, इज इट रियली गुड फॉर द इकोनॉमी? तो आप वहां जब पढ़ेंगे आपको दोनों एंगल से समझाया जाएगा, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू टू टेक अ व्यू ऑन समथिंग। आपका एक ओपिनियन बनेगा बेस्ड ऑन विच यू विल बी एबल टू राइट योर आंसर इन द एग्जाम। तो एडिटोरियल्स को जरूर पढ़िए, मे बी थ्राइस अ वीक और एवरी डे, हाउ मच एवर टाइम यू कैन अफोर्ड, ठीक है। दैट वाज अबाउट फाइनेंस। नाउ मूविंग ऑन टू द ईएसआई पेपर, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। तो इसमें भी देखिए, मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव आता है। 100 नंबर का है जिसमें से 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव आएगा। In the objective part, that is mainly current dominated. Static part has a very less weightage of around 4 to 5 marks. In the descriptive part, static part has around 20 marks of weightage, but still the current part dominate. If you see overall, 45 plus 30, 45 in the objective, 30 marks in the descriptive. So total 75 marks out of 100 is based on current affairs in your ESI paper. So static has a very limited weightage. काफी लोग ESI में ना थ्योरी 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 पढ़ते रहते हैं without realizing that 75 marks के तो current affairs आएंगे. Having said that, it is important to understand the theory because उसके बिना current affairs भी नहीं समझ पाओगे. But there is a limit to how much time you should be spending on the theoretical part. तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर मैं ये स्टैटिक पार्ट को डिस्कस करूं ऑब्जेक्टिव में और डिस्क्रिप्टिव में, ठीक है। ये स्टैटिक पार्ट आपका 5 मार्क का ऑब्जेक्टिव में आएगा, 20 मार्क का स्टैटिक में आएगा। सो इसमें ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं मेरे हिसाब से, विच आर लाइक कोर और चैप्टर्स दैट नीड टू बी अंडरस्टूड: इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, ठीक है, एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। अब काफी लोग बोलते हैं सर स्टैटिक तो 5 ही नंबर का आ रहा है,
क्या हम इन चैप्टर्स को छोड़ दें? नहीं। सी, एज आई टोल्ड यू, इवन टू अंडरस्टैंड द करंट अफेयर्स यू नीड टू हैव अ गुड ग्रास्प ऑन द कॉन्सेप्ट सच एज मॉनेटरी, फिस्कल पॉलिसी, इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो ये करने ही पड़ेंगे। और सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बात नहीं है, स्टैटिक में भी भैया 20 नंबर का, डिस्क्रिप्टिव में भी 20 नंबर का स्टैटिक आ रहा है, सो उसके लिए वी नीड टू प्रिपेयर दिस चैप्टर्स वेरी इफेक्टिवली। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सर बस यही चैप्टर पढ़ ले, बाकी छोड़ दें। आई वुड रिपीट द सेम आंसर एज आई टोल्ड यू इन एफएम। ये चैप्टर्स ऑब्जेक्टिव के लिए तो काफ़ी हैं, बिकॉज उसमें 5 ही नंबर का आ रहा है और इन्हीं चैप्टर्स में से आता है, बट फॉर डिस्क्रिप्टिव बाकी चैप्टर्स भी करने पड़ेंगे। डिस्क्रिप्टिव में हो सकता है कि क्वेश्चन मॉनेटरी पॉलिसी में से आ जाए, जैसे आया भी हुआ है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, या मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ में से आ जाए, जैसे क्वेश्चन आया हुआ है। बट देयर कैन बी क्वेश्चन ऑन अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो, जैसे कि रूरल इंडिया नीड्स टू गिव प्रायोरिटी टू विमेन लेड डेवलपमेंट, ठीक है, तो ये हमारा कहीं ना कहीं जेंडर इश्यूज से रिलेटेड है, विच इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। तो बाकी चैप्टर्स वी नीड टू रीड देम, बट आई वुड से द कोर कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स आर दीज वन। इसमें से ऑब्जेक्टिव आ गया तो ऑब्जेक्टिव कर लेना, डिस्क्रिप्टिव आ गया तो डिस्क्रिप्टिव कर लेना, but descriptive can be from other chapters also, which you also need to read, but you can read them in a very quick manner. अभी हम आते हैं करंट पे। अगर मैं ये 45 मार्क्स देखूं, दैट्स अ वेरी ह्यूज वेटेज इन द ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो इस 45 मार्क्स के लिए मेरा क्या क्या मुझे पढ़ना है? एक तो आपको गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़नी है, जो डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स निकलती हैं। तो इसमें मेनली पेंशन से रिलेटेड, फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेटेड, ठीक है, हेल्थ, विमेन, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी स्कीम्स हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं, आपको आनी चाहिए। और भी जो आपके सिलेबस के एरियाज हैं, सच एज सोशल जस्टिस, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, पॉवर्टी एलिवेशन, एनवायरनमेंट, ये सब सिलेबस का पार्ट है। अगर आप देखेंगे जैसे कि अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, जेंडर इश्यूज, ये सब सिलेबस का पार्ट है जो मैंने यहाँ लिखा है। तो बेसिकली जो भी सिलेबस से रिलेटेड स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स को हमें अच्छे से पढ़ना है। फिर ईएसआई रिलेटेड करंट अफेयर्स, आपके सिलेबस में कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, मॉनेटरी पॉलिसी, इनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं। जैसे कि इंडिया का कोई समिट होता है एशियन रीजन में, इंडिया श्रीलंका मिला के, चाइना मिला के, तो वो रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के अंडर आता है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स में पूछे जा सकते हैं। देन देयर आर सम रिपोर्ट्स, मोस्ट ऑफ दीज रिपोर्ट्स हम एफएम में भी डिस्कस कर चुके हैं। इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग इंडस्ट्री, करेंसी एंड फाइनेंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, दीज आर द सेम रिपोर्ट्स दैट आई टोल्ड यू इन द एफएम सेक्शन। उसके अलावा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड रिपोर्ट्स विच हैव बीन रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जैसे इनकी एक ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इफ देर इज एनी रिपोर्ट विच इज रिलेटेड टू फेज टू सिलेबस, फॉर एग्जांपल जेंडर इक्वालिटी पे कोई रिपोर्ट आ गई, एनवायरनमेंट पे कोई रिपोर्ट आ गई, पॉवर्टी पे, माइग्रेशन पे, अर्बनाइजेशन पे, सो ये तो स्पेसिफिक रिपोर्ट्स हैं विच आई हैव टोल्ड यू इन पॉइंट नंबर 1। इन पॉइंट नंबर 2 आई एम टेलिंग यू दैट एनी रिपोर्ट विच इज रिलेटेड टू योर सिलेबस दैट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन द एग्जाम, ठीक है। तो ये तो हो गया स्कोप। अब गवर्नमेंट स्कीम्स आपको 6 to 9 मंथ्स की पढ़नी है, 6 मंथ्स भी पढ़ जाइए, बहुत अच्छा है। ईएसआई रिलेटेड करंट अफेयर्स 6 to 9 मंथ्स, 6 मंथ्स तो कर ही लो। रिपोर्ट्स में बोलूंगा 6, 9, 12, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा 9 कर जाओ। 9 इज समथिंग गुड, 12 वैसे होता नहीं है, हो गया तो कर लो, बट 9 तो करके जाओ। तो ये टाइमलाइंस है जो हमें करनी है इन डिफरेंट एरियाज। अब थोड़ा डिस्कस करते हैं इनको पढ़ना कैसे। देखिए स्कीम्स बहुत सारी हैं, इफ यू स्टार्ट लुकिंग एट दी स्कीम्स देयर वुड बी न्यूमरस स्कीम्स व्हिच एग्जिस्ट इन इंडिया इन डिफरेंट एरियाज। तो सबसे पहले तो हमें सारी स्कीम्स नहीं पढ़नी है, जो भी स्कीम्स एग्जाम से 6 मंथ्स पहले ना, पीआईबी देखो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पे जो भी स्कीम्स न्यूज़ में हैं, मतलब जिनकी चर्चा हो रही है पीआईबी पे, वही स्कीम्स इंपॉर्टेंट है। चाहे वो स्कीम 10 साल पहले लॉन्च हुई थी, लेकिन अभी एग्जाम से पहले अगर वो चर्चा में है पीआईबी पे, फॉर वट एवर रीजन इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। और जब आप कोई भी स्कीम पढ़ें, इन पैरामीटर्स को ज़रूर ध्यान में रखें। नोडल मिनिस्ट्री कौन है, लॉन्च ईयर क्या था, फंडिंग पैटर्न क्या है, स्टेट और सेंटर में कैसे फंडिंग हो रही है, बजट में क्या एलोकेट किया गया है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मतलब मेन धारणा क्या है स्कीम का, और टारगेट बेनिफिशरीज कौन है, हु ऑल आर एलिजिबल और इन एलिजिबल अंडर दैट स्कीम।
तो स्कीम्स को ऐसे कम टाइम में पढ़ना है, सिर्फ वो स्कीम जो पीआईबी में चर्चा में है, एग्जाम से 5 से 6 महीने पहले जो भी आर्टिकल्स हैं उनमें, उन्हीं को पढ़ना है, सारी स्कीम्स को नहीं पढ़ना है। रिपोर्ट्स भी मैंने बहुत सारी बता दी। एक तो ये रिपोर्ट्स बता दी, ये तो चलो पढ़नी ही पढ़नी है। उसके बाद मैंने बोला कि यार कोई भी रिपोर्ट पढ़ो जो कि फेज 2 के सिलेबस से रिलेटेड है। अब ये तो बहुत सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी, फेज 2 का सिलेबस इतना बड़ा है, सारी रिपोर्ट्स पढ़ने बैठेंगे तो इसमें वो रिपोर्ट्स पढ़नी है फेज 2 के सिलेबस से रिलेटेड जो सिर्फ एक नामधारी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज को, एक ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज की हो, जैसे कि आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, ओईसीडी, यूनेस्को, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूनाइटेड नेशंस, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आईएलओ। तो जो बड़े बड़े नाम हैं इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे, सच एज आरबीआई, सेबी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नीति आयोग, सिर्फ इनकी रिपोर्ट्स ही पढ़ो, कोई भी रैंडम ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट मत पढ़ो। और काफ़ी रिपोर्ट्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे बहुत बड़ा है या बजट बहुत बड़ा है, भैया उनकी समरी पढ़ लो। कुछ रिपोर्ट्स जैसे इकोनॉमिक सर्वे और बजट है, उनकी समरी आपको पीआईबी पे मिल जाएगी। अगर पीआईबी पे नहीं अवेलेबल है तो जिस ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है उसकी वेबसाइट पे मिल जाएगी, नहीं तो जो भी उस रिपोर्ट का कवरेज न्यूज़पेपर में है बस वो ही पढ़ लो, ज़्यादा मत पढ़ो। न्यूज़पेपर वाले तो कुछ मेन पॉइंट्स बताएंगे ना, बस आप वही पढ़ जाओ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिकली ये वाला करंट ऑब्जेक्टिव। अब करंट डिस्क्रिप्टिव में क्या करना है, यहाँ पे वही रिपोर्ट्स जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में बताई थी पढ़नी है आपको, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव ओरिएंटेशन से पढ़नी है। वहाँ ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेशन से पढ़ रहे थे, अब उन्हीं सेम रिपोर्ट्स को डिस्क्रिप्टिव ओरिएंटेशन से पढ़ना है। ठीक है, और साथ में एडिटोरियल्स पढ़ने हैं। हिंदू न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स आते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे इकोनॉमिक्स और सोशल इश्यूज से रिलेटेड, उनको पढ़ना है जो हमारे फेज 2 के टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे हिंदू में एडिटोरियल आ गया डाउनफॉल ऑफ कांग्रेस, वो हमारे सिलेबस से रिलेटेड ही नहीं है, मैं क्यों पढ़ूंगा। हिंदू में एडिटोरियल आ गया इंडियाज डाउनफॉल इन जेंडर इक्वालिटी, वो मैं पढ़ूंगा क्योंकि मेरे सिलेबस से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हमें अच्छे से करना है। और बाकी काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि सर हमें डिस्क्रिप्टिव आंसर में ना करंट अफेयर लिखने होते हैं, हम कैसे याद करें। देखिए आप सारे डेटा फिगर्स नंबर्स नहीं याद कर पाएंगे, आप टॉपिक वाइज कुछ 10-12 पॉइंट बना लो। कि जैसे आपका टॉपिक है हेल्थ या आपका टॉपिक है जेंडर इक्वालिटी, उस पे यार कुछ बना लो कि यार व्हाट आर डिफरेंट रिपोर्ट्स सेइंग, व्हाट आर डिफरेंट स्कीम्स इन इंडिया दैट हैव बीन लॉन्च्ड एंड व्हाट आर देयर फिगर्स सेइंग। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जेंडर इक्वालिटी के रिलेटेड 10-12 पॉइंट आप लिख के रख लो, जस्ट यूज दोज पॉइंट्स, दोज फिगर्स, दोज डेटा पॉइंट्स इन योर आंसर, यू कैन नॉट रिमेंबर एवरीथिंग। ठीक है, उसके चक्कर में हम काफ़ी स्ट्रेस आउट हो जाते हैं कि इतना कैसे याद रहेगा। हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेने हैं 10 बस, क्योंकि हम एग्जाम में कोई भी पॉइंट यूज करें, एग्जामिनर को थोड़ी पता है कि हमें सिर्फ यही आता है। हमें बस एक रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट में पॉइंट्स को यूज करना है। फॉर दैट वी कैन हैव 10 to 12 पॉइंट्स ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक which we need to learn that we how can we incorporate them in our answers. Last is English. ठीक है, पेपर 2। अब इंग्लिश इज अ टोटली डिस्क्रिप्टिव पेपर, देयर वुड बी 3 काइंड ऑफ क्वेश्चंस, एसे, प्रेसी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, जो आपका ऐसे आता है दैट इज जर्नली ऑन, आई मीन आपको ऐसे में 4 टॉपिक्स आते हैं। एक टॉपिक जनरली इकोनॉमी या फाइनेंस पे रहता है, एक टॉपिक जनरली टेक्नोलॉजी या इंटरनेट पे, एक थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट, चौथा सोशल इश्यूज पे, और 4 निशत 5 आते हैं, पांचवा आपका जनरली एनवायरनमेंट पे रहता है। तो इन 5 एरिया से आपको एसेज आते हैं जनरली। प्रेसी दे वुड गिव यू सम आर्टिकल फ्रॉम एनी ऑफ द लीडिंग न्यूज़पेपर्स, and reading comprehension is questions based on some paragraph that they will give you which can be on any area. एसेस की बात करें तो जैसा मैंने बताया इन्हीं एरिया से ऐसे आते हैं, और ये आप 2023 के अगर क्वेश्चंस भी देखेंगे, क्लाइमेट चेंज एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन डेवलपिंग कंट्रीज, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। डिजिटल करेंसी ये फाइनेंस का टॉपिक है। मोटिवेशन फॉर एम्प्लॉयज़ ये मैनेजमेंट से रिलेटेड है। सोशल मीडिया मल्टीलिंग्विस्टिक अकाउंट्स ये सोशल मीडिया से रिलेटेड है। तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स दैट यू वुड फाइंड वुड बी फ्रॉम वन ऑफ दीज एरियाज। तो अगर आप इनको अच्छे से कर दें, देयर इज अ गुड चांस दैट द टॉपिक दैट यू विल फाइंड इन योर essay paper would be from one of these areas and you would have already done it. बाकी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की प्रैक्टिस कैसे करनी है, देखिए इट्स नॉट अबाउट learning how to write good essays or precis, rather
It's more about writing good essays in practice. So read editorials in Hindu एंड इकोनॉमिक टाइम्स और लाइमिट. ठीक है, एडिटोरियल्स पढ़ो, उससे नॉलेज भी बढ़ेगी. बट वी नीड टू प्रैक्टिस इट, एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग वॉट एवर यू रीड. वेट फॉर 3 days एंड आफ्टर दैट please start typing those editorials. Don't write on copy because exam is online. Please type those editorials using keyboard in the notepad. Don't type in Microsoft Word because it will autocorrect all your mistakes. Rather, we need to find our mistakes, what we are doing, spelling mistakes, grammatical mistakes. So type editorial in notepad, ठीक in your own language. Don't just cram it, and then use Grammarly to self-evaluate कि यार मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ. And you will also find out that whether you are able to structure your content and whether you are able to uh, make a good flow out of that. तो ये जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में उतना ज़्यादा आगे बढ़ोगे, स्पीड भी बढ़ेगी, स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर्स भी कम होंगे, स्ट्रक्चर भी बेटर होगा, और एक कंटेंट एनरिच हो जाएगा. क्योंकि एडिटोरियल्स पढ़ के तो यार जो ज्ञान मिलेगा वो आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो. तो ये हमारी पूरी स्ट्रैटेजी होगी. ठीक है, और इंटरव्यू के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, पर ये 75 मार्क्स का है. यहाँ पे आपके मार्क्स 15 मार्क्स भी आ सकते हैं 75 में से, 60 भी आ सकते हैं, 70 भी आ सकते हैं. सो दिस रेंज इज़ वेरी वाइड. और अगर आप इस रेंज में घुस गए इंटरव्यू में, आपकी गेम खत्म है. तो इंटरव्यू की तैयारी लाइटली नहीं लेनी है. स्टार्ट से ही स्टार्ट बिल्डिंग ऑन योर प्रोफाइल. जो भी आपने आज तक किया है, स्टार्ट थिंकिंग अपॉन दैट. आपने उसमें से क्या सीखा, क्यों किया. Then start reading some good books on finance or economics, or maybe some good newspaper editorials or articles which can broaden your knowledge, as well as you would have a viewpoint on everything, that how things work. So it's a discussion which can go well if you know things. If you don't know things, they will just ask you some random questions in some areas and they will give you less marks. तो इस पे बहुत अच्छे से शुरू पे ही काम करना है, लास्ट के 1 महीने में नहीं होगा. बाकी काफ़ी एस्पिरेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, दैट आई वांट टू टेल यू, डोंट डू देम. रिवीजन नहीं करते हैं हम क्या है ना कि पढ़ते रहो. एग्जाम से एक दिन पहले भी नई चीज़ पढ़ लेते हैं, हमारे फ्रेंड ने बता दी. इवन if you are able to complete 80% of your syllabus, that's good, but do revise it 2-3 times. Don't use multiple sources for one thing. हम क्या करते हैं कि यार जैसे करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, 4 मैगजीन्स उठा लिया अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की, या 4 न्यूज़पेपर पढ़ने लग गए. दैट इज़ नॉट फिजिबल. ट्राई टू अंडरस्टैंड. रदर एक सोर्स पढ़ो, उसको बार बार रिवाइज करो, और जो एमसीक्यूज है ना उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा कर लो. आपने एक से एक्स सोर्स से पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया. एमसीक्यूज आप ए बी सी जितने भी सोर्सेज हैं सबके एमसीक्यूज कर लो. इससे रिवीजन भी हो जाएगा, कुछ नए एरियाज भी पता लग जाएंगे जो आपने पहले नहीं पढ़े होंगे. अफ्रेड टू टेस्ट. काफ़ी लोग टेस्ट नहीं देते हैं. मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आप जितना मर्जी पढ़ लो, एग्जामिनेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट योर नॉलेज. It's also about how do you manage your emotional quotient. That is how do you manage your anxiety, how do you manage your stress, how do you manage your time, how do you select your questions, how do you leave the questions if you're not able to solve them within a certain time limit. ये सारी चीज़ें चेक होंगी. और अगर आप अपने आप को मॉक टेस्ट की आग में नहीं झोंकोगे, आप ये चीज़ें डेवलप नहीं कर पाओगे. और स्टार्टिंग लेट फॉर द एग्जामिनेशन, अब बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं यार करेंगे करेंगे करेंगे, नोटिफिकेशन आएगा कब आएगा. जनवरी में भी यही पूछेंगे सर नोटिफिकेशन कब आएगा, फरवरी में भी यही पूछेंगे, मार्च में भी यही पूछेंगे, और जब आ जाएगा फिर बोलेंगे अब कैसे तैयारी करें. तो डिसाइड कर लो. नेसेसरी नहीं है कि आप कंफ्यूज स्टेट में रहें. आप यू कैन सॉल्व इट आउट. इफ यू वांट टू डू इट, स्टार्ट अर्ली. अदरवाइज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सम अदर एग्जाम, बिकॉज क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, सो दैट यू आर एबल टू गिव योर बेस्ट इन वट एवर यू वॉन्ट टू डू. ठीक है. सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड. आई होप दिस गिव्स यू लॉट ऑफ क्लैरिटी कि यार मैं अगर शुरू करना चाहता हूँ इस चीज़ को तो कैसे करूँ और कैसे चीज़ों को सही तरीके से पढूं. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.